अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 2017 ईयर के अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। दिस डज नॉट अपीयर इन इनकम स्टेटमेंट। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं कमीशन इनकम। तो कमीशन इनकम तो इनकम स्टेटमेंट में लाजमी आता है, क्योंकि कमीशन इनकम रेवेन्यू है और इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमेशा रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस होते हैं। तो पहला कमीशन इनकम तो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। हमारा सवाल ये है कि कौन सी चीज़ इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगी। रेंट एक्सपेंस दूसरा ऑप्शन, तो रेंट एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट में आएगा, क्योंकि रेंट एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। और फिर सेल्स भी रेवेन्यू है, तो सेल्स भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट असल में एसेट है। तो कॉपीराइट एसेट है, तो एसेट जो होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते। तो कॉपीराइट एसेट है, इस वजह से ये अपेयर नहीं होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2। When retiring partner receive higher amount against his actual capital than his retirement is at। रिटायरिंग पार्टनर जो है वो हायर अमाउंट रिसीव कर रहा है अपने एक्चुअल कैपिटल से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक, तो जब वो रिटायर हो रहा है तो उसका कैपिटल जो भी था वो उससे ज़्यादा अमाउंट रिसीव कर रहा है। तो ऐसा होने के लिए ऐसा क्यों हो सकता है और वो किस वजह से हो सकता है कि वो कर रहा है। अब ये देखें, इसके अंदर जो ऑप्शन है, इसके अंदर एक ऑप्शन तो आ गया रियलाइजेशन। तो रिटायरिंग या पार्टनरशिप रिटायरमेंट में रियलाइजेशन का कोई काम नहीं होता। ये रियलाइजेशन का वर्ड तो आता ही कब है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन तो नहीं हो रहा है यहाँ, तो रिटायरमेंट हो रही है। तो ये रियलाइजेशन का ऑप्शन तो वैसे ही गया। दूसरा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन जो है वो रिटायरमेंट के अंदर यूज़ होता है। एसेट जो है वो रीवैल्यू होते हैं, लेकिन जो रीवैल्यूएशन है उसके अंदर जो भी गेन या लॉस होता है बिज़नेस को, वो उनके कैपिटल में पहले ट्रांसफ़र हो जाता है रिटायर होने से पहले, और वो कैपिटल में मिल चुका होता है। तो यानी कि कैपिटल जब उसको ज़्यादा मिल रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो रीवैल्यूएशन की वजह से मिल रहा होगा, क्योंकि वो जो है वो कैपिटल के अंदर पहले ऐड हो गया और जब वो उसका रिटायरमेंट हो रही है तो उस वक्त जो है वो शामिल हुआ होगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा होगा वो किसी और रीज़न से मिलेगा। तो फिर ये दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरा, बोनस की बात करें तो बोनस जो है वो रिटायरमेंट के अंदर बोनस या रिमेनिंग पार्टनर जो हैं वो नहीं देते। तो जब भी रिटायरमेंट में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट यानी जाने वाले पार्टनर को एक्स्ट्रा अमाउंट ज़्यादा मिल रहा होता है तो वो गुडविल की वजह से होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन गुडविल जो है वो करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 3। ठीक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स आर अ समरी ऑफ दी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी होते हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी होते हैं कैश बुक के। तो हमने जब कैश बुक पढ़ी थी उसकी एक साइड डेबिट साइड होती थी रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड होती थी पेमेंट साइड। और उन्हीं क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को हम रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड कहते थे। तो जो है वो कैश बुक असल में समरी होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। ठीक, तो दूसरे ऑप्शन है यहाँ पर कि परचेज़ जर्नल की, सेल जर्नल की या जर्नल की। तो परचेज़ जर्नल जो होता है उसके अंदर तो कुछ हम रिसिप्ट और पेमेंट का हिसाब तो नहीं रख रहे होते। परचेज़ जर्नल का तो मकसद जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि जो हम मर्चेंडाइज परचेज़ कर रहे हैं और ऑन क्रेडिट उनको हम रिकॉर्ड करते हैं उसके अंदर। इसी तरीके से सेल जर्नल का मकसद भी होता है जो हम मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर सिर्फ उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके अंदर पेमेंट या रिसिप्ट का रिकॉर्ड एक का नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ क्रेडिट पर मर्चेंडाइज़ ख़रीदने या क्रेडिट पर मर्चेंडाइज़ बेचने का रिकॉर्ड होता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से चले गए। तीसरा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो नहीं है वो है जर्नल। तो जर्नल के अंदर तो हर किस्म की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट का कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर रिसिप्ट और पेमेंट लाजमी नहीं हो रहा हो। तो बहरहाल ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की समरी कैश बुक है। आगे चलते हैं फोर्थ एमसीक्यूज़ की तरफ। ठीक, डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर डिस्पोजल ऑफ इनकम जब होता है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हम एक एंट्री बनाते हैं जिसके अंदर हम जो है वो रिटेन अर्निंग को, जब इनकम होती है तो रिटेन अर्निंग को बढ़ाते हैं और
जो भी एक्सपेंस और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी होता है उसके अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो एंट्री बनती है उस वक्त एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, जिसको हम इनकम समरी भी कहते हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो ये एंट्री हम बनाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम होती, क्योंकि नेट इनकम होती तो क्रेडिट में, जब उसको हम डिस्पोज करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो वो किस अकाउंट को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो रिटेन अर्निंग के अकाउंट में हमेशा नेट इनकम जो है वो डिस्पोज होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जबकि अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो वहाँ पे नेट इनकम जो है वो डिस्पोज होती है कैपिटल अकाउंट में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जॉइंट स्टॉक में रिटेन अर्निंग में डिस्पोज होती है और सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर जो है वो कैपिटल अकाउंट या पार्टनरशिप में कभी कभी करेंट अकाउंट्स के अंदर भी होती है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5, रियलाइजेशन अकाउंट इज़ टेम्परेरी यूज्ड इन प्लेस ऑफ। रियलाइजेशन अकाउंट यूज़ हो रहा है इसकी जगह, तो पढ़ते हैं यहाँ पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट की जगह यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हम ये देखते हैं क्यों करेक्ट है और बाकी रॉन्ग क्यों है। तो रियलाइजेशन अकाउंट असल में होता क्या है, जब भी हम कोई एसेट जो है वो बेचते हैं तो उस एसेट को हम कभी गेन पर बेच सकते हैं और कभी लॉस पे। अगर हम जब भी गेन या लॉस पे बेचते हैं एसेट को, तो वहाँ पर गेन और लॉस की जगह पर हम रियलाइजेशन का अकाउंट यूज़ करते हैं। हम उस तमाम गेन और लॉस को रियलाइजेशन के अकाउंट में डाल देते हैं और फिर एंड में रियलाइजेशन का अकाउंट क्लोज़ करते हैं और वो फिर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। क्योंकि गेन या लॉस एक पार्टनर का तो होता नहीं है, तमाम पार्टनर्स का होता है। तो इस वजह से एक दफ़ा पहले रियलाइजेशन के अकाउंट में उसको शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और फिर बाद में जब ओवरऑल गेन या लॉस हमें जो भी आ जाता है फिर वो उन पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एक टेम्परेरी अकाउंट है, लेकिन वो किसकी जगह यूज़ हो रहा है, कैपिटल अकाउंट की जगह, क्योंकि लास्ट में उससे गेन या लॉस जो भी होता है वो कैपिटल अकाउंट में ही शिफ्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट इज़ कॉल्ड। टेंजिबल एसेट की कॉस्ट को एलोकेशन करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। तो टेंजिबल एसेट मतलब कि कोई ऐसा एसेट जिसको हम जो है वो फिज़िकली मौजूद है और हम उसको हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे एसेट के अंदर बिल्डिंग आ सकती है, इक्विपमेंट आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है। तो इन सब की कॉस्ट को हम एलोकेट करते हैं कि इस पीरियड के अंदर ये कॉस्ट जो है वो इतनी एक्सपायर हो गई है, इतनी कम हो गई है। तो इस कॉस्ट की एलोकेशन को ही हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। अच्छा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है एमोटाइजेशन। तो एमोटाइजेशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ पर इंटेंजिबल लिखा हुआ होता तो फिर ऑप्शन हमारा सही होता एमोटाइजेशन। रीवैल्यूएशन तो एसेट को रीवैल्यू करने के लिए होता है, दोबारा उसकी वैल्यू निकालने के लिए होता है। और फिर डिप्लीशन जो है वो जो लैंड यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड उसके लिए यूज़ होता है, ये अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बहरहाल हमारे लिए सही ऑप्शन है डेप्रीसिएशन। When the net income is transferred to retained earning account, this account is debited to। जब नेट इनकम ट्रांसफ़र होगी रिटेन अर्निंग के अकाउंट में तो ये अकाउंट यूज़ होगा। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही ये एंट्री बनाकर दिखाई थी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो यहाँ पर ये एंट्री इस वाले एमसीक्यूज़ में इस्तेमाल हो रही है। तो कह रहे हैं यहाँ पर जब नेट इनकम होती है तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है रिटेन अर्निंग के अकाउंट में, तो दिस अकाउंट इज़ डेबिटेड, ये अकाउंट डेबिट होता है। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होता है, इनकम एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक है। रिटेन अर्निंग अकाउंट यूज़ होता है लेकिन वो क्रेडिट होता है। और दूसरे अगर ऑप्शन देखें सिंकिंग फंड और जर्नल रिज़र्व, इनका कोई लेना देना यहाँ से नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, बोनस शेयर इज़ पेड इन या बाय। तो बोनस शेयर दिए जाते हैं। तो बोनस शेयर का मतलब यहाँ से बोनस शेयर बोला हुआ है इन्होंने, तो इसका मतलब शेयर की फॉर्म में ही दिए जाएंगे। तो बोनस शेयर असल में होता यह है कि कभी कभी कंपनी जो है वो कैश में डिविडेंड देती है और कभी कभी जो है कंपनी स्टॉक में डिविडेंड देती है। तो जब कंपनी
जब कैश में डिविडेंड नहीं दे पाती तो कभी स्टॉक में डिविडेंड दे देती है, यानी कि कैश के बदले उनको शेयर्स दे देते हैं। तो उसी को हम कह सकते हैं वो क्या है, बोनस शेयर। तो बोनस शेयर जो पे किए जाते हैं वो कैश की फॉर्म में नहीं किए जाते, प्रॉपर्टी की फॉर्म में नहीं किए जाते, इंटरेस्ट की फॉर्म में नहीं, बल्कि वो स्टॉक की फॉर्म में किए जाते हैं, यानी कि शेयर्स की फॉर्म में किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन द सेम इन। एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल सेम रहेगा। तो किस में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल सेम रहता है एडमिशन के वक्त? तो अगर यहाँ पर एक बात सबसे पहले हम करें कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बोनस के मेथड में या बोनस की सिचुएशन में सेम नहीं रहता। जब भी अगर बोनस होगा या तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा। तो बोनस टू भले से ओल्ड पार्टनर्स हो या बोनस टू न्यू पार्टनर्स हो, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल चेंज होगा। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये क्या रहना चाहिए, रिमेन द सेम। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल होगा, क्योंकि बोनस में ओल्ड पार्टनर से कैपिटल वो नहीं रहता, चेंज होता है। ठीक, अगला ऑप्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की होगी तो तब भी तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सेम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सेम तभी रहेगा जब गुडविल न्यू पार्टनर की होगी। ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को वो ही रखेंगे जो था, और न्यू पार्टनर जब आएगा इन्वेस्ट करेगा तो वो साथ में अपनी गुडविल भी रिकॉर्ड करेगा। एमसीक्यूज नंबर 10। द प्रॉफिट इज रिजल्टिंग फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ट्रांसफ़र टू। तो प्रॉफिट जो है वो जो रियलाइजेशंस अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस हासिल होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट का मकसद ही होता है कि जब हम एसेट को बेचते हैं तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, जिसको मैंने गेन या लॉस का वर्ड यूज़ करा था। यानी जब एसेट ज़्यादा में बिक जाए तो गेन, जिसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं, और एसेट कम में बिके तो वो लॉस। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, ये हम ट्रांसफ़र किस में करते हैं? तो ये ट्रांसफ़र एंड में होता कहाँ है? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। तो ये एमसीक्यूज़ हमारे एक ऊपर वाले एमसीक्यूज़ के से लिंक ही करता है, एमसीक्यूज़ नंबर 5 से। ठीक है, तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ही रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र होता है, एसेट अकाउंट में नहीं होता, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ही हो जाएगा, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। बैंक अकाउंट में होता है, नहीं ये भी नहीं। ठीक, ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 11। नेट इनकम ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर मस्ट बी ट्रांसफ़र टू। नेट इनकम कंपनी की एट द एंड ऑफ द ईयर मस्ट बी ट्रांसफ़र टू, किसके अंदर ट्रांसफ़र होगी? तो नेट इनकम कंपनी की हमेशा एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफ़र होती है रिटेन अर्निंग अकाउंट में। तो ये एमसीक्यूज़ भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो कंपनी के केस में नेट इनकम ट्रांसफ़र होती है रिटेन अर्निंग अकाउंट में, और शेयर होल्डर्स अकाउंट में नहीं होती। इसी तरीके से जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस में नेट इनकम जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 12 पे। इफ़ द पार्टनर इज़ सॉल्वेंट हिज डेफिशिएंसी इज़ मीट बाय। अगर पार्टनर सॉल्वेंट हो तो उसकी डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा, कौन मीट करेगा? तो पार्टनर अगर सॉल्वेंट होता है तो इसका मतलब ही यही है कि वो ख़ुद से अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर सकता है। वो उसकी एबिलिटी है कि वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता है। ऐसे ही पार्टनर को हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो नहीं कर सकता ऐसा उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टनर इज़ सॉल्वेंट, हिज डेफिशिएंसी इज़ मीट बाय, तो यहाँ पे हिमसेल्फ सही ऑप्शन है। रिमेनिंग पार्टनर्स, तो रिमेनिंग पार्टनर्स तब करेंगे जब जब जो है वो इंसॉल्वेंट होगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे। अगर यहाँ पर इंसॉल्वेंट होता तो इसका सही ऑप्शन होता रिमेनिंग पार्टनर्स। द फर्म, तो यहाँ पे फर्म नहीं रिमेनिंग पार्टनर्स, या वो खुद करते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स असल में फर्म ही है एक तरीके से, लेकिन इन्होंने बस ऑप्शन दे दिया एक ऑल पार्टनर्स। तो ऑल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो सॉल्वेंट है तो वो खुद करेगा, अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसके अलावा रिमेनिंग करते हैं। ठीक, एमसीक्यूज़ नंबर 13 पर जाते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 13। डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज़।
तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इस डेप्रिशिएबल कॉस्ट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे आती है। तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट का एक फार्मूला है। डेप्रिशिएबल कॉस्ट जो है वो हमेशा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से आती है। असल में डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एसेट की कॉस्ट उसकी लाइफ में एक्सपायर हो जाती है, और जो कॉस्ट एक्सपायर नहीं होती वो होती है उसकी स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू तो कभी एक्सपायर नहीं होती, यानी कि लाइफ के बाद भी वो कॉस्ट बचती है। बाकी जो कॉस्ट एक्सपायर हो जाती है वो कहलाती है उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट। अगर यानी कि सपोज़ एक एसेट है जो कि 1 लाख रुपए का है, ठीक, 1 लाख रुपए का एसेट है और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 20,000 या और 5 ईयर्स की लाइफ है, यानी उस एसेट को अगर हमने 5 साल तक इस्तेमाल कर भी लिया उसके बाद भी वो 20,000 रुपये का बिक सकता है, जो है वो स्क्रैप में भी उतने का बिक जाएगा। तो इसका मतलब उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी हुई 80,000, क्योंकि वो 80,000 का एक्सपायर हो सकता है पर 20,000 का एक्सपायर नहीं हो सकता। ठीक, तो ये यहाँ पर जो दूसरे फार्मूलाज दिए हुए हैं वो गलत हैं, यही जो है सही ऑप्शन यही है। फिक्स एसेट आर नॉर्मली शोन इन बैलेंस शीट एट, फिक्स एसेट जो हैं वो बैलेंस शीट के अंदर नॉर्मली ऐसे शो होते हैं। तो फिक्स एसेट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर नॉर्मली बुक वैल्यू पर शो होते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू ही निकाल रहे होते हैं हम कब, जब हम जो है वो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा हमेशा बैलेंस शीट के अंदर कोई भी एसेट जो है वो लिखने के बाद हम उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करवाते हैं, तो फिर जो उसकी वैल्यू आती है उसको कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक, तो मार्केट वैल्यू पर नहीं लिखते हम, तो देखें कॉस्ट लिखी हुई होती है और उसमें से एक्यूमुलेटेड माइनस होता है तो बुक वैल्यू आती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर भी नहीं लिखते, ना स्क्रैप वैल्यू लिखते हैं। ठीक, आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस विल बी शोन इन, अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में आ जाए तो वो कहलाती है अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। क्यों? जैसे अभी 2024 है और कोई 2025 की सब्सक्रिप्शन पहले से दे देगा आपको, तो वो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गई, और ऐसी सब्सक्रिप्शन आपकी इस पीरियड की इनकम नहीं है, तो वो आपके लिए अभी लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपने रिसीव कर ली हैं लेकिन आपने अभी उसको अर्न नहीं करा। तो ऐसी सब्सक्रिप्शन क्या आपकी जो है वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। अगर यहाँ पर जो है वो एक और ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बुक, तो यहाँ पे कैश बुक का ऑप्शन जो है इन्होंने बहुत इररेलेवेंट, यानी कि इस पूरी बात से ही हटकर है कि कैश बुक के अंदर नहीं जाएगा। तो आगे अगर देखें दूसरा ऑप्शन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो है वो अर्न हुआ सब्सक्रिप्शन तो जाएगा जो इस पीरियड का होगा, लेकिन अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन यानी कि एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करा हुआ होगा वो नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस नहीं। तो ये तमाम काम होता ही कहाँ है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब्सक्रिप्शन जो है वो एक रेवेन्यू होता है, आपने ये टॉपिक में पढ़ा होगा। MCQs नंबर 16, इन लिक्विडेशन व्हेन अ पार्टनर शेयर ऑफ लॉस इज़ हायर दैन हिज कैपिटल बैलेंस, दिस इज़ नॉन एज। लिक्विडेशन के प्रोसेस के दौरान ऐसा हो जाता है कि पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस जो है वो उसके कैपिटल से भी ज़्यादा होता है, यानी उसका कैपिटल अगर 20,000 है तो उसको लॉस मिल गया 25,000, तो फिर पार्टनर कैपिटल नेगेटिव में चले जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर यही ऑप्शन है, उसको डेफिशिएंसी कहते हैं, उसको हम लॉस नहीं कहेंगे। लॉस तो वो जो 25,000 उसको लॉस मिल रहा है वो लॉस है, गेन तो हुआ ही नहीं है। बाकी तो वो पार्टनर की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। हाँ, अब उसके बाद डेफिशिएंसी होने के बाद फिर देखा जाता है सॉल्वेंसी है या इंसॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी फिर अलग कॉन्सेप्ट है कि अगर वो ख़ुद से अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता है तो पार्टनर सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंसी है, और अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट है। MCQs नंबर 17 पर चलते हैं। इफ़ द ओपनिंग कैपिटल इज़ रुपीज़ 4,125, एंडिंग कैपिटल इज़ रुपीज़ 2,830 एंड ड्राइंग इज़ रुपीज़ 825, देन नेट इनकम या लॉस विल बी। तो यहाँ पर जो है वो हमें ओपनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल और ड्राइंग दी हुई है, और हमसे नेट इनकम पूछ रहे हैं। तो ये होता कहाँ था? तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के अंदर ऐसा होता था कि हमें इनकम निकालने के लिए एक अलग प्रोसीजर करना होता था।
जिसके अंदर हम एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर प्लस करते थे ड्राइंग, और फिर उसमें से हम ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस करते थे। यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन तरीका क्या था कि एंडिंग कैपिटल को प्लस करें और उसमें से फिर जो है वो माइनस किया जाए, किसको, ओपनिंग कैपिटल को। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या है, एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हम इसको प्लस करें 2830 प्लस 825, ठीक, तो ये हो गया 3655, और उसमें से फिर जो है वो ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम माइनस कर देंगे कैपिटल का 4027। तो अब ये लॉस आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो है वो एंडिंग कैपिटल और ड्राइंग का अमाउंट जो है वो कम है और ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 470 का। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन आप जो है वो अपने कैलकुलेटर में साथ साथ कर लीजिएगा। इन दिस बैलेंस शीट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी द रिटेन एंडिंग अकाउंट इज़ शोन अंडर द हेडिंग ऑफ। ठीक, तो लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर रिटेन एंडिंग अकाउंट किस हेडिंग के अंडर आता है। तो किसी भी हमने कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिटेन एंडिंग अकाउंट आता कहाँ है, कैपिटल या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन के अंदर। तो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर होता ही ये था कि वहाँ पे ऑनर्स इक्विटी सेक्शन नहीं बनता था, बल्कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन बनता है, जिसके अंदर जो है वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और जो है वो प्रीमियम, डिस्काउंट या उसके अलावा फिर रिटेन एंडिंग या रिज़र्व उसके नीचे फिर आते हैं। तो रिटेन एंडिंग का अकाउंट जो है वो किस हेडिंग के नीचे आता है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के नीचे। आगे चलते हैं। दिस इज़ द ओनली टेंजिबल फिक्स एसेट विच इज़ नॉट चेंज टू एक्सपेंस। कह रहे हैं ये एक वाहिद टेंजिबल फिक्स एसेट है जो कि चेंज नहीं होता एक्सपेंस में, यानी कि एक्सपायर नहीं होता होगा तभी चेंज नहीं होता एक्सपेंस में, वरना हर एसेट जो है वो टेंजिबल वो एक्सपायर होता है और वो चेंज हो जाता है एक्सपेंस के अंदर। जैसे कि फर्नीचर है, फर्नीचर जब पहले ख़रीदा तो वो हमारा एसेट है, लेकिन जब उस फर्नीचर को यूज़ करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस बनता जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, हम उसको एक्सपायर करते जाएंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेप्रिशिएट होता जाएगा। तो सिर्फ एक ही एसेट है जो कि डेप्रिशिएट नहीं होता, जिसकी वैल्यू एक्सपेंस में चेंज नहीं होती, तो वो लैंड है। ठीक, तो लास्ट MCQs, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट बिफोर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इस। तो एक न्यू पार्टनर के आने से पहले हम अगर एसेट्स को रीवैल्यू करवाएं और रीवैल्यू करवा के उनकी नई वैल्यू पर एसेट्स को ले जाएं, और जाहिर सी बात है रीवैल्यूएशन हुई है तो हो सकता है रीवैल्यूएशन पे गेन हो जाए या लॉस हो जाए। तो रीवैल्यूएशन का जो भी लॉस या गेन होगा वो कहाँ जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है कि बिज़नेस में पहले से मौजूद कौन है, ओल्ड पार्टनर्स। अभी तो न्यू पार्टनर बिज़नेस में आया ही नहीं है, क्योंकि न्यू पार्टनर्स के एडमिशन से पहले हो रहा है ये सारा काम। तो वो जो भी गेन या लॉस होगा रीवैल्यूएशन पे वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे यही करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्लोज टू एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी, ये भी सही नहीं है। ट्रांसफ़र टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, ये भी सही नहीं है।